कि कासगंज जिले के भरगन में अभी प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। वहाँ के जो पूर्व चेयरमैन हैं अहमद नफीस कालिया, उनकी करीब 1,28,60,000 की जो प्रॉपर्टी है वो बताया जा रहा है कि प्रशासन ने जब्त की है। मैं शासन प्रशासन का बहुत आदर करता हूँ। जिलाधिकारी का जो न्यायालय है यानी कोर्ट है, उसका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनके आदेश पर ये कार्रवाई हुई है, प्रॉपर्टी भरगन में जब्त हुई है। लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने के नाते मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं न्यायालय द्वारा पारित जो भी आदेश हैं मैं उसकी विवेचना कर सकूं, उसको क्रिटिसाइज़ कर सकूं। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उन खामियों पर रोशनी डालूं। मैं आपको बता दूं कि जो ये कार्रवाई हुई है वो जिलाधिकारी का जो न्यायालय होता है उसके आदेश पर हुई है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का जो धारा 14 है उसमें जिलाधिकारी को ये पावर होती है कि जो गैंगस्टर हैं या जिनको गैंगस्टर डिक्लेयर किया गया है उनकी अपराध से संचित प्रॉपर्टी को जिलाधिकारी आदेश दे सकते हैं कोर्ट करने का। जब कालिया साहब और उनके बेटों की माननीय कोर्ट कासगंज द्वारा जमानत हो गई और उसी दिन गैंगस्टर एक्ट में कालिया साहब को गैंगस्टर घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। जो भी ये हो रहा है हो सकता है कि कानून की नज़र में सही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए वो न्याय संगत होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि उसमें न्याय हो रहा है। जिस दिन ज़मानत मिल रही है उसी दिन जो है गैंगस्टर एक्ट में अहमद नफीस कालिया को गैंगस्टर घोषित कर दिया जाता है ताकि आगे की कोर्ट करने की कार्रवाई आसान हो सके। मेरे कुछ सवाल हैं प्रशासन से जो मैं पूछना चाहता हूँ। जब सेक्शन 14 में जो गैंगस्टर एक्ट का है उसके अंदर कोर्ट करने के आदेश हुए, क्या प्रशासन ने आदेश देते समय ये देखा कि जो प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है या प्रशासन जिस प्रॉपर्टी को कुर्क कर रहा है क्या वो अहमद नफीस कालिया की है जिनको गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर घोषित कर दिया गया है? अगर आप देखें कि जो 47 प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनमें अहमद नफीस कालिया का डायरेक्ट रूप में कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं कॉलेज की बात करूं तो जो कॉलेज कुर्क किया गया है वो एक ट्रस्ट का कॉलेज है, उसमें अहमद नफीस कालिया साहब कुछ हैं भी नहीं, ना अध्यक्ष हैं, ना उसके ट्रस्टी हैं, ना मेंबर हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो ना ट्रस्टी हैं ना उसके मेंबर हैं तो उसको कैसे कहा जा सकता है कि अपराध से संचित कोई प्रॉपर्टी है? फिर उसमें करीब 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि उन 1600 बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है? उनके एग्ज़ाम भी होंगे, उनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो 1600 बच्चों का भविष्य है। आप गए और आपने एकदम से 1600 बच्चों के भविष्य पे एक तरह से ताला लगा दिया। आपने प्रॉपर्टी कुर्क नहीं की कॉलेज की, बल्कि आपने बच्चों के भविष्य पे ताला लगा दिया। अभी तक इतने दिन हो गए प्रशासन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी चीज़ आप देखें कि जो कोल्ड स्टोरेज कुर्क किया गया है वो भी कोल्ड स्टोरेज मुझे बताया गया है कि उसमें भी कालिया साहब किसी भी तरह के मेंबर नहीं हैं, किसी भी तरह का वो उसके मालिक नहीं हैं, तो फिर कुर्क क्यों किया गया? तीसरी चीज़ की जितनी प्रॉपर्टी हैं उनका जो वैल्यूएशन हुआ है यानी जो उनकी कीमत प्रशासन ने आकी है वो तिगनी चौगनी आकी है, ताकि ये दिखाया जा सके कि इसमें जो गैंगस्टर हैं जिनको गैंगस्टर कहा जा रहा है अहमद नफीस कालिया, वो इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी को उन्होंने संचय कर लिया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोल्ड स्टोरेज की जो वैल्यूएशन बताई गई है वो 75 करोड़ बताई गई है। आप किसी से भी पूछ लीजिए जाकर, एक कोल्ड स्टोरेज 7 से लेकर 8 करोड़ रुपए में बन जाता है। यानी कि ये जो 75 करोड़ की वैल्यूएशन बताया गया है प्रशासन द्वारा, इसमें तो 7-8 कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे। तो मान के चलें कि कोल्ड स्टोरेज में 6 बेनामे हैं, तो 6 बेनामों को आप 6 प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते, वो एक कोल्ड स्टोरेज की प्रॉपर्टी है और उसमें भी अहमद नफीस कालिया का कोई लेना देना नहीं है, उसको आपने सीज कर दिया है। फिर प्रशासन ने ओवर वैल्यूएशन तो किया ही है, यानी कि प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा आंका है। इससे ये दिखाया जा सके कि इन्होंने कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी को जो है अपराध के माध्यम से कमा लिया है। पैसा कमाना, जायज़ तरीके से पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स ये लोग भरते होंगे, भरा भी होगा। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये पूछ सकती हैं कि भाई आपने ये कैसे कमाया, कैसे नहीं कमाया। जो गैंगस्टर जिसको आपने घोषित किया है उसकी प्रॉपर्टी से आपका लेने देना है, उनके बेटों की प्रॉपर्टी से या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से आपका कोई लेने देना नहीं है। एक और प्रॉपर्टी जो प्रशासन ने कुर्क की है वो पैतृक प्रॉपर्टी है,
यानी कि अहमद नफीस कालिया के जो दादा हैं उनकी 16 विषय ज़मीन थी, वो 4 भाई थे, 4 भाइयों में बटी। उसके बाद कालिया साहब जो हैं 4 भाई हैं, वो 4 भाइयों में बटेगी, यानी कि जो इनके दादा को मिली होगी वो 4 विषय जगह मिली होगी। और फिर अहमद नफीस कालिया 4 भाई हैं तो कालिया साहब को 1 विषय मिली होगी। तो आप 1 विषय को कुर्क कर सकते थे, आप 16 की 16 विषय को कुर्क नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कोल्ड स्टोरेज कुर्क किया है, आपने ये देखा कि उसके अंदर 10,000 बोरियां हैं, आलू भरे हुए हैं किसानों के। किसानों ने क्या अपराध किया है? प्रशासन ने अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल प्रशासन से बार बार है कि जब भी आप कुर्क कर रहे हैं आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जब कुर्क करने से पहले आपको रिसर्च करना चाहिए था, आपको ये देखना चाहिए था कि इनकी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। अगर वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हैं, अगर वो प्रॉपर्टी संस्था की हैं, तो आप कुर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अहमद नफीस कालिया किसी भी संस्था के, किसी भी ट्रस्ट के ना तो ट्रस्टी हैं, ना मेंबर हैं, ना अध्यक्ष हैं। एक और बात जो प्रशासन ने गौर नहीं किया है कि चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो या कॉलेज हो, ये सभी का सभी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर बना है। करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। लोन को जो है संज्ञान में नहीं लिया गया और ये बता दिया गया कि 1,28,60,000 रुपए की प्रॉपर्टी प्रशासन ने कुर्क की है। तो सवाल मेरे प्रशासन से बहुत सारे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा जो भरगन की राजनीति है उससे कोई लेना देना नहीं है। भरगन में कोई भी चेयरमैन बने, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये लड़ाई भरगन की थी मैंने नहीं बोला, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो जहां अन्याय होगा वहां पर अब्दुल हफीज़ गांधी बोलेगा, चाहे अब्दुल हफीज़ गांधी को कितना भी नुकसान हो जाए। मैं भरगन की राजनीति में नहीं पड़ने वाला। जो भी इलेक्शन होने वाला है, जो भी जीतने वाला है जीते, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब ये लोग कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि शासन प्रशासन न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुझे भी लग रहा है एक नागरिक के तौर पर कि भरगन में जो भी हो रहा है न्याय संगत कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है प्रशासन से, आप जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने गए थे, आप बुलडोजर क्यों लेकर गए थे? क्या आप तोड़ने गए थे? आपको तोड़ने के आदेश थे? आप भरगन के लोगों को भयभीत करना चाहते हैं? आप डराना चाहते हैं? क्या भरगन को भयभीत करने की कोशिश थी है प्रशासन की? वरना एक मेरा बार बार मैं आप सवाल पूछ रहा हूं प्रशासन से कि बुलडोजर लेकर क्यों गए थे? इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है सारा का सारा मसला। अभी माननीय एक उच्च न्यायालय ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस समय बुलडोजर का क्या काम है? और यदि बुलडोजर पुलिस लेकर जाती है तो ये न्याय संगत नहीं है। मैंने देखा कि जब उस दिन कार्रवाई चल रही थी तो भरगन में पुलिस द्वारा बुलडोजर ले जाया गया। मैं ये समझता हूं कि आज जो भी हो रहा है प्रशासन के द्वारा, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक तौर पर टारगेट नहीं करना चाहिए। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, लेकिन पैसा कमाना, सही तरीके से पैसा कमाना, कानूनन पैसा कमाना, ये किसी भी तरह से जुर्म नहीं हो सकता है। मैं बार बार प्रशासन से कह रहा हूं कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को आप भेजिए और उनसे पूछवाइए कि आपने ये पैसा कैसे कमाया है। लेकिन गैंगस्टर एक्ट में किसी व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित कर देना और उस दिन गैंगस्टर एक्ट में उसको घोषित कर देना जिस दिन उसकी माननीय कासगंज न्यायालय से जमानत हुई है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति की तरफ इशारा करता है। भारत में हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है, भारत में हर किसी को पैसा कमाने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि उनके किसी भी एक्शन से जो व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैंने ये देख रहा हूँ कि जो भी ये कार्रवाई चल रही है, व्यक्ति के खास व्यक्ति जो भरगन का रहने वाला है उसके कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। मैं फिर से आप लोगों के बीच आऊँगा, आज मुझे इतना ही कहना था। और मैं दोबारा से कह दूँ, ये वीडियो जो लोग सुनेंगे वो ये लोग जान लें कि अब्दुल हफीज़ गांधी डरता नहीं है, ना शासन से डरता है ना प्रशासन से डरता है। मैं वो बात कहूँगा जो न्याय संगत होगी, मैं वो बात कहूँगा जो संवैधानिक होगी, मैं वो बात कहूँगा जो कानून के परे नहीं होगी, कानून की परिधि में होगी। और भारत के नागरिक होने के नाते मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं किसी भी माननीय न्यायालय के आदेशों का या जिलाधिकारी के न्यायालय के आदेशों की एक फेयर क्रिटिसिज्म कर सकूं, उसकी एक तरह से जो उसमें टेक्निकल खामियां हैं, जो उसमें टेक्निकल कमियां हैं, उस पे मैं प्रकाश डाल सकूं। वही मैंने कोशिश आज यहाँ पर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि मैं भरगन की राजनीति में किसी भी तरह से कोई मेरी दिलचस्पी नहीं है।
लेकिन जब भरगन में कुछ गलत हो रहा है तो अब्दुल हफीज़ गांधी गलत के खिलाफ खड़ा होगा। पहले भी मैं खड़ा हुआ हूं और आगे भी मैं खड़ा होता रहूंगा।